ओके, आगे है क्या सब लोग? आवाज आ रही है मेरी सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल क्या क्या हुआ? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर, राइट। हाँ हाँ, शेयर कर रहा हूँ। हाँ, सो कल क्या क्या देखा हम लोग ने कि कल क्या क्या देखा अपन ने? सूडो क्लास, इम्पोर्टेंट रूल। सो अभी एक लास्ट चीज है, तो सब लोगों को ये सब करो, उसको ये जितना भी रोज पढ़ाया गया है तुम लोग जाकर प्रैक्टिस करो। हाँ, मैं भले ही थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या प्रैक्टिस का मैं भी अभी के लिए मौका नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट हम लोग डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बार बार बोला इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मीन्स तुमको ज्यादा याद करने वाली चीज है rather देन करने वाली कि तुम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये होगा। सफिशिएंट है, और बाद में बहुत है यार कर, चल जाता। मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए और काम करने के पर्सपेक्टिव के लिए इतना काफी है। मतलब कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव इज ओवर। मतलब अब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं इतना तुम लोगों को प्रैक्टिस क्यों नहीं ले रहा था, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या, मैं वो देख रहा हूँ। देख लो पहले, और ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो, फंक्शंस का, मैथ फंक्शंस का। ये मैथ फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, इसीलिए अपन ये कर रहे हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ तुम लोगों को और इजी क्या है। हाँ, CSS math functions. CSS math functions allow mathematical expression to be used as property values. Here we can explain the cal function, max function और min function। तीन ही फंक्शन है CSS के पास। कौन कौन से है? कैल फंक्शन, मैक्स फंक्शन और मीन फंक्शन। कैल फंक्शन के अंदर तुम एक्सप्रेशन डालोगे जो कि प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये तीन ही चीजें करेगा। तो ये कैल फंक्शन कहाँ पे काम आता है? कैल फंक्शन कहाँ पे काम आता है कि जब भी तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, मतलब हमको जनरली ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, लेकिन बट व्हेन यू आर, मतलब तुम्हारा जब स्क्रीन है ना, स्क्रीन का विड्थ को अपने को कभी कभी कैलकुलेट करते रहना पड़ता। बराबर, अगर तुम आपको तुम्हारा पेज रिस्पॉन्सिव बनाना है, तुम्हारा पेज रिस्पॉन्सिव बनाना है तुम लोगों को, मतलब छोटे स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, बड़े स्क्रीन पे कैसे दिखेगा,
उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कैल फंक्शन यूज करना पड़ता है। मतलब 100% विड्थ में से कितना माइनस करूंगा मैं। अभी ये देखो यहाँ पे विड्थ के अंदर उसने कैल फंक्शन यूज किया। देखो यहाँ पर लेफ्ट से 50 पिक्सल आ गया, मतलब लेफ्ट से 50 पिक्सल आ गया। क्रिएट अ div that stretches across the window with 50 px gap between both the sides of the div and the edges of the window। अभी इसने क्या किया, टोटल मतलब 50 पिक्सल उन्होंने लेफ्ट साइड से गैप दिया, राइट साइड से उसको गैप देना है तो कैसे देगा, वो बहुत मुश्किल है गैप देना। तो उसने क्या किया, कैल फंक्शन यूज किया। उसने बोला 100% विथ में से 50 इधर का माइनस करो, 50 इधर का माइनस करो, मतलब टोटल 100 माइनस करो, और जितना भी बच गया उतना तुमको अकॉर्डिंगली स्पेस मिल जाएगा। अगर मैंने इसको कितना भी छोटा करा और कितना भी बड़ा करा तो इन्हें क्या करेंगे, हमेशा 50 पिक्सल लेफ्ट और 50 पिक्सल राइट ही रहेगा। तो 100% ये ऑटोमेटिक लेफ्ट और राइट करेंगे नहीं ना। अरे लेफ्ट ऊपर ऑलरेडी दिया, एक मिनट ये समझ, ये लेफ्ट ऊपर ऑलरेडी दिया बराबर, और अब विड्थ कितना देना, लेफ्ट का तो काम हो गया। अभी विड्थ 100% दूंगा तो लास्ट तक चले जाएगा, लास्ट तक नहीं जाने का है मेरे को, कहां तक जाने का है, नहीं हाँ 100 विड्थ उसकी 100 पिक्सल से माइनस कर रहे हैं अपन, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट की 50 पिक्सल विड्थ माइनस कर रहे हैं और राइट की 50 पिक्सल माइनस कर रहे हैं, तो टोटल 100 हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल इच माइनस करता तो अपना टास्क क्या है कि 50 पिक्सल लेफ्ट से माइनस होना और 50 पिक्सल राइट से माइनस होना, तो देखो क्या हो गया, 100% माइनस 50 पिक्सल बोले तो विड्थ बोले तो 100% ही, क्योंकि 50 पिक्सल तो लेफ्ट ही ले रहा ना मेरा, तो इसीलिए यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ता है। तो 100 पिक्सल अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरी विड्थ इधर से 50 पिक्सल और इधर से 50 पिक्सल छोड़ेंगी, क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने लेफ्ट में 50 पिक्सल मेरा विड्थ चला गया है। तो एक डिव है जिसको मेरे को, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कैल फंक्शन यूज करके कैलकुलेटेड विड्थ दिया। बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कैल फंक्शन कर रहा क्या, कैलकुलेशंस कर रहा है अकॉर्डिंग टू 100% के साथ, 100% के साथ माइनस करके कैलकुलेशन कर रहा है। एंड देन वी हैव मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी अभी देखो यहाँ पे अभी 50% मैक्सिमम है कि 300 पिक्सल मैक्सिमम है, जो भी ये दोनों में से मैक्सिमम रहेगा उन्हें वो विड्थ ले लेगा। अभी देखो यूज मैक्स विज टू सेट टू विच वैल्यू इज लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट अगर 50 पिक्सल लार्जेस्ट रहा, अभी मेरे को लग रहा है इसने ये 50-50 लिया, लेकिन जैसे छोटा स्क्रीन हो गया तो उन्होंने 300 पिक्सल लार्जेस्ट लिया, तो उन्हें क्या करता, 50% बोले तो क्या होता, मतलब परसेंटेज में, मतलब अभी तुम्हारा स्क्रीन का साइज 1000 पिक्सल का हो सकता है, या 800 पिक्सल का हो सकता है, या 900 पिक्सल का हो सकता है। अब 900 पिक्सल का 50% बोले तो 450, अगर तुम्हारा स्क्रीन 1000 पिक्सल का होता था तो 500 होता था बराबर। तो ये पिक्सल वैरी कर रहा है परसेंटेज में तुम्हारे, तो जैसा जैसा स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा हो, छोटा छोटा या बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये मैक्स फंक्शन काम करेगा। मैक्स फंक्शन काम करेगा 50%, 100%, 100% बोले तो पूरा पूरा ये यहाँ से तुम्हारा ये विड्थ, ये तुम्हारा ये मेरा माउस पॉइंटर यहाँ से लेके ये पूरा लास्ट तक, मतलब ये जो व्हाइट स्पेस पूरा स्क्रीन दिख रहा है तुमको, वो पिक्सल में रहता है तुम्हारे, तुम्हारे स्टार्टिंग में बताया मैंने पिक्सल्स क्या रहता है। वो जो रेजोल्यूशन बाय 1920 इंटू 1028 जो है ना, वो तुम्हारा रेजोल्यूशन है स्क्रीन का। तुम लोग राइट क्लिक करके तुम्हारा रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब मैंने इंस्पेक्ट करके तुम लोगों को ये यहाँ पे ये मोबाइल का इमुलेटर बताया था,
तो अभी स्क्रीन कितने पिक्सल पे है? 390 इंटू 844 पिक्सल पे है, और ये परसेंटेज इसका 100 कर देना है। तो अब ये ऐसा देख रहा है। अब मैं इसको अपने के हिसाब से, रिस्पॉन्सिव के हिसाब से भी दे सकता हूँ, मैं इसको चेंज करके भी देख सकता हूँ। मतलब जो करना है हम लोग यहाँ पे पिक्सल्स चेंज करके देख सकते हैं अपने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे तो मोबाइल व्यू पे तो इन्होंने 50% लिया क्या डिव ने? नहीं, 300 पिक्सल लिया उन्होंने। विड्थ कितना लिया उन्होंने? 300 पिक्सल लिया। क्यों? क्योंकि 300 पिक्सल मैक्सिमम हो गया ना, बराबर। 300 पिक्सल मैक्सिमम हो गया ना। अभी 50% बोले तो यहां तक आ रहा, और 50% बोले तो ये 200 भी नहीं होता। 200 भी नहीं होता, 200 कॉमा 300 बोले तो 300 ज्यादा होता, तो उसने मैक्स विथ 300 ले लिया इसका। मिन भी सेम है, जो भी मिन विथ लेना है तुमको, 50% कॉमा मिन विथ लिया है इन्होंने, तो ये हमेशा मिनिमम विथ जो भी ये रहेगी, जो जो सबसे मिनिमम रहेंगी वो विथ वो लेगा। ठीक है, तो अभी इसको छोटा करेंगे तो तब भी उन्हें 50% ही लेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो है उसका 50% ही है। ये देखो मैं कितना भी छोटा कर रहा हूँ, उन्हें हमेशा स्क्रीन का 50-50 करेंगे उन्हें। क्यों? क्योंकि मतलब 300 के ऊपर नहीं, हाँ 300 के ऊपर नहीं, और 300 के ऊपर जाएगा भी नहीं। नहीं, अगर अगर तुम्हारा स्क्रीन का साइज 500 हो गया समझ लो, तुम्हारा स्क्रीन का साइज 500 हो गया समझ लो, तो क्या होगा? हमेशा मिनिमम क्या होगा? 300 ही छूंगा। मतलब बड़े स्क्रीन पे 300 ही छूंगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट है ये। समझ रहे हो? खाली अपन ने ये विड्थ प्रॉपर्टी को अगर मिन विड्थ और मैक्स विड्थ देखे अपन ने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, वो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सर अभी जो इमेज है मतलब 300 पिक्सल में है, जैसा हम उसको मिनिमाइज करें तो 50-50 हो जाएगा। हाँ, जैसा जैसा मिनिमाइज कर रहे हैं तो वो कम होते जा रहा है, 250 होगा, मतलब 50-50 रहेगा हमेशा। लेकिन अभी 300 पिक्सल है, अभी 50-50 है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी स्क्रीन की साइज, अभी देखो स्क्रीन का रेजोल्यूशन 681 है अभी। 681 का आधा बोले तो 300 से ज्यादा हो जाता। अभी उसने 300 पिक्सल लिया। क्यों? क्योंकि 300 पिक्सल मिनिमम है। मैंने मिन फंक्शन यूज करा ना, मैक्स फंक्शन थोड़ी यूज किया। समझा ये? ठीक है, तो ये हो गया था अभी तक का हम लोग का सीएसएस का सब। इसके आगे तो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत रेयरली यूज होते हैं, और 3D वगैरह, लेकिन कोई इंटरव्यू में पूछता भी नहीं है अनलेस तुमने काम किया तो जो भी इतना अभी तक कॉन्सेप्चुअल है वो सबको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि यार तुम लोग ने तो प्रैक्टिस ही नहीं की, तुम लोग ने तो प्रैक्टिस ही नहीं की, तुम लोगों को तो अभी पूरा काम आएगा ही नहीं। ऐसे सेपरेट सेपरेट कर सब आ रहा सर, जब एक कंबाइन प्रोजेक्ट करे ना जब फिर मसला आता है। तभी मसला आता ना, तो वही तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके करने का, इंस्पेक्ट करके बताया ना मैंने, चेंजेस करने का, इंस्पेक्ट करके चेंजेस करने का, ब्राउजर के अंदर ही चेंजेस करके देखने का। कैसा? वो साइड में बता देते क्योंकि सीएसएस का 80% काम, सीएसएस का 80% काम ब्राउजर के अंदर ही होता। कोई भी सीएसएस का काम यहाँ पे नहीं करता। इन्हें क्या करता, कोई भी यहाँ पे राइट क्लिक करता, मतलब सीएसएस का 80% काम यहाँ पर ही होता है। अब इमेज का चलो, हाइट ऑटो अच्छी नहीं दिख रही, या फिर मेरे को जो अपनी इमेज है वो 70% करनी है। ऑटो करा तो नीचे चल जा रही है वो मेरे स्क्रीन पे।
70% करा तो इतना यहाँ तक जा रहा, इसको 70% भी नहीं और कम करता हूँ, ये कम 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 करके देख रहा हूँ मैं, ये देखो ये कम किया, ये देखो इतना हुआ, माइनस में जा रही है, 0% करे 200% जाने दो, इसको पिक्सल में रखते हैं, 500 पिक्सल, 500 पिक्सल तो यहाँ तक गई। तो ऐसा सब लोग खेलते बैठते हैं इसके साथ, हाँ चलो अभी बड़ा कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ती 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 दिख रही है मेरे को, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको, अच्छा चलो अभी स्क्रीन पे ठीक दिख रही है तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। तो अब मैं ये, अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा काम चला जाएगा। तो इसको मैं क्या करता, इसको कॉपी करके रखता, और कॉपी करके अपना जो इमेज टैग है वहां पे, हाँ इमेज का जो CSS है वहां पे हाइट ये कॉपी कर लेता 730 पिक्सल, और इसको यहाँ पे जाके ये ऑटो की जगह उसको डाल देंगे, वही चीज सेम। अब ये थोड़ा सा टॉप बहुत बाजू में दिख रहा तो मैं ये एक ये इसको लेता, ये टॉप पे जाता ऐसा ही हूँ, और अच्छा ये टॉप ऊपर से 8 पिक्सल ही लिया मैंने। अच्छा चलो इसको थोड़ा बढ़ा के देखता क्या, और अच्छा ये नीचे आ रहा थोड़ा, इधर इधर अच्छा दिख रहा है, नहीं यहाँ पे अच्छा दिख रहा, यहाँ पे 35 पिक्सल टॉप करता, लेफ्ट से कितना दिख रहा, अच्छा यहाँ पे हाँ थोड़ा और आन दो, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, इसको यहाँ पे छोड़ता, समझ रहे हो तुम। तो 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 जब सब सब चीजें कंबाइन हो जाएंगी ना, तो तुमको तुम्हारी क्लासेस वगैरह क्या कर रहा हुआ है वो ज्यादा समझेगा नहीं। तो पहले यहाँ पे जाके तुमने कौन सा CSS किसको ओवरराइड हो जा रहा वो देखना पड़ता तुम्हारा। सो 80% इसको क्या बोलते हैं, डिबगिंग, डिबगिंग इन CSS, मतलब तुम यहाँ पे राइट क्लिक करके देख रहे, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो चले जाएंगे बराबर, ये टॉप जगह पे जा गया उसके, लेकिन मेरी इमेज इमेज रही, क्यों, क्योंकि मैंने इमेज उधर मेरे चेंजेस मैंने उधर डाल दिए, यहाँ पे नहीं डाले मैंने चेंजेस। तो इस तरीके से 80% ऑफ द काम तुम्हारा पहले, किसी का भी पहले CSS के अंदर यहाँ पे रहता है, कहाँ पे, यहाँ पर ब्राउजर के अंदर रहता है, ठीक है, ब्राउजर के अंदर रहता है, ब्राउजर के अंदर रहता है। साइज कम करता हूँ या साइज बढ़ाता हूँ, तो मेरी साइज बढ़ रही है, फोंट साइज बढ़ा रहा हूँ, फोंट साइज कम कर रहा हूँ, फोंट साइज ये एक प्रॉपर्टी है, समझ रहा है ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं, अगर यहाँ पे ठीक लगा तभी हम लोग, और इन्हें देखो यहाँ पे अपने को फाइल में भी, कौन से फाइल में ये कौन सी क्लास है, ये अपन ने क्लास लिखी हुई है टॉप लेफ्ट बोल के, उसमें क्या कर रहा है तुम, या फिर यहाँ पे अपन उस एलिमेंट को खुद भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है यार, लेकिन ये बहुत सारे चीजें लिखना पड़ रहा है, हम्म? बहुत सारी चीजें अपन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कितना अच्छा होता। और क्लासेस बनाया ही गया, क्लास बोले तो तुम क्लास बना रहे हो बराबर, रीयूजेबल, रीयूजेबल क्लास प्रॉपर्टीज बना रहे हो बराबर, मतलब तुम एक बार बना रहे हो 10 बार यूज कर रहे हो बराबर। अब अभी मैंने ये सब प्रॉपर्टीज बनाई, मैंने ये क्लास बनाई, मैंने ये क्लास बनाई, तो मैं क्या करता हूं इसको ऑल डैश पोजीशन डॉट CSS, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये कंटेनर बनाया, ठीक है, मतलब मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये ऑल, मतलब जनरली हम लोग यहाँ लिखते हैं ना इसको, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पर अलग फाइल में डाल दिया मैंने, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है, लिंक करते हैं, लिंक में रेल रिलेशनशिप स्टाइल शीट और HRF डॉट बैक स्लैश ऑल पोजिशन, ठीक है। तो ऐसा किया मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप तुम लोग देखोगे तो क्या कर रहा हूं मैं, मेरा HTML फाइल तो अलग है, मेरा CSS फाइल अलग है,
मैं ये जो CSS फाइल है, भले ही मैंने नाम ऑल पोजीशन अभी के लिए समझने के लिए दिया हुआ है, लेकिन अगर ये तो मैंने ऊपर क्या करा, टॉप लेफ्ट बोल के एक डाल दिया इमेज के लिए, बराबर। अगर कल को मुजम्मिल को या आसिफ को ये सेम सेम रिक्वायरमेंट है उनकी, तो अगर मैंने ये फाइल अगर मुजम्मिल को दे दिया या तुझे दे दिया, तो क्या होगा? हाँ, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, खाली तुम्हारे पेज पे कॉपी नहीं, लिंक करना पड़ेगा। फाइल दे दूंगा मैं, तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, खाली लिंक करना पड़ेगा। तो मेरा क्लास जो मैंने बनाया है वो कोई भी यूज कर सकता दुनिया में, खाली उसको क्या करने का, मेरा फाइल लेने का और लिंक करने का। और मैं डॉक्यूमेंटेशन में लिख लूंगा टॉप लेफ्ट क्लास यूज करो, तो तुमको तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर आ जाएगा इमेज के। तो मैं एक बार यूज करके पूरी दुनिया को दे सकता हूं मेरे क्लासेस। समझ रहे हो ये क्या है? हाँ, क्लास में को 21 बार बनानी है, तो ऐसे लोगों ने मेहनत करके बड़े बड़े कंपनीज बन गई है, और उन्होंने क्या करे हैं, तुम्हारे वास्ते, डेवलपर के वास्ते काम आसान करे हुए हैं, काम आसान करे हुए हैं, बहुत सारा काम आसान करे हुए हैं। तो उसी के में से एक कंपनी का नाम है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या है? अगेन बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है CSS की। बूटस्ट्रैप क्या करती है? क्लास बनाएंगे उसके पास हजारों लाखों क्लासेस बने हुए हैं, बूटस्ट्रैप के पास लाखों क्लासेस बने हुए हैं। खाली अपने को क्या करने का, अपने पेज के ऊपर लिंक डालने का, क्लास लिखने की जरूरत ही नहीं है, CSS लिखने की जरूरत ही नहीं है। खाली उसके क्लास उठाने का अपने पेज पे, जहां जहां HTML में लग रहे वहां पे यूज करने का, खत्म काम तुम्हारा। समझ रहे हो? मतलब कंपनी में 80% तुम लोग खुद बहुत कम CSS लिखते हो, बहुत कम CSS लिखते हो। 80% CSS ये लाइब्रेरी से आता है। फेमस लाइब्रेरीज कौन कौन से हो गए CSS के? बूटस्ट्रैप हो गया, बुल्मा हो गया, टेलरिक हो गया, केंडो UI हो गया, मटेरियल UI हो गया। तो ये सब लाइब्रेरीज जो है, ये सब लाइब्रेरीज या ये सब लाइब्रेरीज में क्या है, ये सब लाइब्रेरीज के अंदर ऑलरेडी इतने सारे CSS लिखे हुए, इतने सारे CSS लिखे हुए हैं। जैसा कि तुमको एक चीज को सेंटर में लाने का है, तुमको ये जरूरत नहीं है देखने की कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोल के कोई प्रॉपर्टी होगा। अपन उसका, उन्होंने जो नाम बोला अपने को, वो नाम कॉपी करके लगा देने का, तो उन्हें लग जाता। समझ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन अभी मैंने जो बोला उसको, उसमें समझा सबको यहाँ पर? तो हम लोग अभी तक इसीलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे ज्यादा, या फिर अभी देखो मैं बूटस्ट्रैप, और कोई भी नई चीज सीखना है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन से जाके सीखना है, मैं बार बार बोलता हूं। तो बूटस्ट्रैप, अभी हम लोग बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप अपने को दो काम करके देता है फ्री में, एक तो जल्दी भी बनाता है अपना वेबसाइट, दूसरा है रिस्पॉन्सिव भी देता हूं, उन्हें खुद ही रिस्पॉन्सिव करके देता तुम्हारा। 80% ऑफ द काम बूटस्ट्रैप खुद रिस्पॉन्सिव करके देता है अपने पेजेस। ओके, तो इसको इसको यूज कैसे करना, इसको यूज कैसे करना? पहले तो अगर अपन npm यूज कर रहे हो तो अपन इसको कर सकते थे, बट अपन npm यूज नहीं कर रहे। तो एक कॉन्सेप्ट है CDN का। क्या कॉन्सेप्ट है? सीडीएन बोले तो अब मैं क्या करता हूं, मेरी जो CSS है वो मैं क्या करता हूं, एक एक स्टोरेज पर सेट पर, जैसे कि गूगल ड्राइव क्या है, एक काइंड ऑफ स्टोरेज है, बराबर। मैं एक स्टोरेज परचेस कर लेता हूं, और वो स्टोरेज पे मैं क्या करता हूं, अपने CSS की फाइल रख लेता हूं और उसको पब्लिक कर देता हूं, और मैं वो URL पूरी दुनिया में घुमाता हूं, और बोलता हूँ कि आप, तुम्हारे फाइल भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, खाली ये URL लो, तुम्हारे लिंक टैग के अंदर डालो, और इंटरनेट से हमारी जो गूगल ड्राइव पे से या कोई और लिंक पे से तुम्हारी CSS डाउनलोड हो जाएंगी तुम्हारे HTML पेज पे ऑटोमेटिकली, और तुम्हारा एंड योर पेज विल स्टार्ट। नाउ यू डोंट हैव टू राइट CSS, तुम खाली क्लास में जाओ,
टॉप लेफ्ट लिख दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो टॉप लेफ्ट में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलेंगे? सीडीएन। सीडीएन से हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज पढ़ना है तो ऑलवेज ऑलवेज रीड इट फ्रॉम इट्स डॉक्यूमेंटेशन। हर कोई लाइब्रेरी बनाना है, या फिर मैं भी अगर तुमको बोल रहा हूँ कि मैंने अभी ये सीएसएस जीएसएस बनाया और मैं ये पब्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ेगा कि बॉस टॉप लेफ्ट बोले तो ये चीज होती है, तुम करा ये एग्जांपल ऐसा अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारा टॉप लेफ्ट आ जाएगा तुम्हारे पेज पे। तो मैंने जो भी बनाया या कोई भी कुछ भी चीज बनाता है, जैसा कि HTML का भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जैसा कि अपन ने W3 स्कूल से उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, CSS का भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हमने। अब हम लोग बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं। बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में ये देखो, जैसी वेबसाइट पे आता है या तो ये डॉक्स वाला, हर जगह ये डॉक्स वाला लिंक रहता है। एंड इफ नॉट दिस रीड डॉक्यूमेंट में जाओ, और सबसे पहले यहाँ पे क्विक स्टार्ट बोलकर एक ऑप्शन है, क्विक स्टार्ट बोलकर एक ऑप्शन है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। क्विक स्टार्ट में ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कुछ तो भी, ये तो नॉर्मल HTML पेज बनाओ बोल रहा है। लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट। पहले तो मैं ये पुराने चेंजेस, क्या है चेंजेस, नई ऑल पोजीशंस की फाइल है। मैं इसको कमिट करके सिंक्रोनाइज करके, और एक तरीका है कि यार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये 3 डॉट है यहाँ पर ना, यहाँ पर और ऑप्शंस भी है। मैं ब्रांच में जाता हूँ और मर्ज ब्रांच बोलता हूँ, मैं यहाँ से ही मेरे को ये ब्रांच को मेन में मैं डायरेक्ट मर्ज कर दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस के खिलाफ है। ठीक है, ये तुम खुद का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मेन ब्रांच में जाता हूँ। मेन ब्रांच में जाके मैं यहाँ पर जाता हूँ, ब्रांच में जाता हूँ, मर्ज ब्रांच बोलता हूँ। अब मेन ब्रांच के अंदर 09 के चेंजेस लाओ, सेलेक्ट अ ब्रांच टू मर्ज फ्रॉम। तो मैं ये लाता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली ये ऑल पोजीशंस के चेंजेस आ गए। अब क्लाउड को भी बता दो कि मैंने लोकल से ही मर्ज कर दिया। तो अभी ये वाला हो गया, तो मेरा कोड चेंजेस हो गया। ये रूल के खिलाफ है कि तुम बिना पुल रिक्वेस्ट के कोई भी चीजें मर्ज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको कभी कभी अभी क्या हुआ, तुम्हारे दूसरे डेवलपर ने क्या किया, लेटेस्ट कोड के चेंजेस मेन के अंदर डाल दिए, बराबर, और तुम कोई और ब्रांच में हो, तो अभी मेन के अंदर क्या आ गया, लेटेस्ट कोड आ गया। तुम्हारे ब्रांच के अंदर है क्या मेन लेटेस्ट कोड? नहीं है। तो तुम्हारा तुम्हारी ब्रांच को मेन के अंदर, मेन को तुम्हारी ब्रांच के अंदर लाना पड़ेगा, उल्टा करना है, राइट? अब हमेशा अपन क्या करते हैं, अपने कोड के चेंजेस बार बार मेन के अंदर डालते हैं, बराबर, मतलब अपनी ब्रांच से मेन के अंदर डालते हैं। लेकिन अब क्या करना है मेरे को, किसी और डेवलपर ने कुछ और काम किया है, मेरे को उसके चेंजेस जो कि मेन ब्रांच में ऑलरेडी आ गए हैं, वो चेंजेस मेरे को मेरे खुद के ब्रांच में लाना है। तो मैं इस टूल के थ्रू करूंगा, यहाँ का यहाँ, समझ रहा है? उस केस में पुल रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं रहती है। उल्टे केस में, उल्टा जब केस है, जब अपने को मेन के अंदर, मेन आगे है और तुम पीछे है, मतलब मेन आगे है और तुम्हारी ब्रांच पीछे है, तो तुम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी ब्रांच से तुम मेन का कोड मर्ज कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी फीचर स्लैश बूटस्ट्रैप डैश डे 10 ऐसा ब्रांच बनाया, इसको पब्लिश कर दिया।
ठीक है, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, बूटस्ट्रैप। ये फोल्डर के अंदर अपन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली H1 लिया है यहाँ पे। ठीक है, खाली सेम है, सेम सेम HTML टैग है, सेम हेड टैग है, सेम मेटा टैग है, सेम डेमो टैग है, सेम सिर्फ H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड देगा। अभी मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड ऐसा दिख रहा है, समझ रहा है? हेलो वर्ल्ड ऐसा दिख रहा है। अब अपन क्या करते हैं, अपन अपन अपना सीडीएन लिंक के थ्रू, सीडीएन लिंक के थ्रू अपन क्या करते हैं, ये देखो, ये दो, ये सीडीएन लिंक के थ्रू अभी डाल रहे हैं हम लोग। मैं इसको हटा तो बूटस्ट्रैप अगर डालना है तुमको, तो ये देखो, ये उन्होंने अपन ने लिंक टैग के थ्रू, लिंक टैग के थ्रू डालते हैं अपन बूटस्ट्रैप। तो मैंने क्या किया, ये लिंक टैग डाला। तो ये देखो लिंक टैग में अगर तुम देखोगे तो ये देखो href टैग उन्हें क्या कर रहा है, ये लोकेशन से, मतलब ये सीडीएन बोलते हैं, ये लोकेशन से, ये लोकेशन से क्या कर रहा है वो, ये लोकेशन से, ये लोकेशन से अपने को क्या कर रहा है, min डॉट सी एस एस, मतलब बूटस्ट्रैप के जितने भी CSS फाइल्स है वो इस लोकेशन से उठा के अपने HTML पेज में लाके दे रहा है, बराबर। और दूसरा काम उन्हें बोल रहा है रेल स्टाइल शीट है, कुछ तो भी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो भी एक कोड डाल के रखा हुआ है, और क्रॉस ओरिजिन अनोनिमस ऐसा कुछ तो भी डाला हुआ है। ये एक लिंक, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट टैग भी लगता है, मतलब थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट भी लगता है एनिमेशन वगैरह के लिए। तो इसको, ये स्क्रिप्ट टैग को मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पर भी अपन ने क्या किया, एक सीडीएन लिंक के थ्रू अपन ने क्या किया, बूटस्ट्रैप को अपने पेज के अंदर डाल दिया, बराबर। अपने HTML पेज में अपन ने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब मैं मेरा पेज जाके देखता हूं तो हेलो वर्ल्ड तो कुछ और ही दिख रहा। पहले H1 टैग कैसा था, बोल्ड था, थोड़ा सा HTML के जैसा था। अब हेलो हेलो वर्ल्ड कैसा दिख रहा है, अब क्यों दिख रहा है अब हेलो वर्ल्ड वैसा? हाँ, तो जैसी जो अपन ने रेफरेंस दी है तो उसके अंदर H1 एलिमेंट टैग को उन्होंने कुछ तो भी करा होगा। हाँ, उसने फॉन्ट की फैमिली या फॉन्ट का साइज या फॉन्ट की वेट या कुछ तो भी उसने चेंज किया होगा। लेकिन मेरा हेलो वर्ल्ड अब पहले से थोड़ा अच्छा दिख रहा है। साइज उसने ऊपर ऊपर कॉर्नर में लेके चले गया उसको, पैडिंग गिडिंग दिया होगा उसने उसको। ये मैंने लिखा क्या CSS? मैंने लिखा क्या ये CSS? नहीं, किसने किया? बूटस्ट्रैप ने भी नहीं किया। मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस और CSS लिखे हैं, वो फाइल्स के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोड नहीं लिखा या कंप्यूटर को पता नहीं है कि बिना कंप्यूटर को, बिना कुछ पता रहे वो कुछ कर ही नहीं सकता HTML। बार बार बोला, ये जो फाइल तुम जाके खोल के देखोगे ना, ये जो फाइल अगर तुम यहाँ, इसको फाइल को मैं ओपन करता हूँ कहीं तो भी, ये फाइल को मैं ओपन करता हूँ अभी। पहले मैंने तुमको हार्डवेयर बताया, तुमको पहले पूरा CSS सिखाया। अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी तुमने सीखा हुआ है वो यूजफुल है। लेकिन ये देखो उन्होंने, ये देखो ये CSS लिखा है यहाँ पे, ये रूट को CSS दिया। यहाँ पे तुम F का कंट्रोल F करोगे, H1 ढूंढोगे कहीं तो भी तुमको देखो, ये H1 को देखो कॉमा 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 करके उसने मार्जिन टॉप 0 दी। मार्जिन दिख रहा नहीं तुमको, लेकिन है वो सब मिनीफाइड फाइल है। इसको क्या बोलते हैं, मिनीफाइड वर्जन, MIN फाइल। ये देखो जब मिनीफाइड फाइल यूज करते हैं ना, अब MIN, देखो अपन मिनीफाइड नहीं यूज करते, .css यूज करते हैं। देखो ये CSS की फाइल है। तो ये क्लासेस तुमको, ये देखो कितने बड़े क्लासेस लिखे हुए। ये देखो एड्रेस क्लास, H1 क्लास, यू क्लास, उस सब क्लास है, पूरे क्लास है। पूरे 80% पूरा। तो हेलो वर्ल्ड पे क्या हुआ मतलब?
ये H1 लगाना हेलो वर्ल्ड पे, ये देखो ये H1 लगा, ये देखो ये H1 लगा उसको, कहाँ गया? अच्छा 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 हाँ। ये H1 लगा, मार्जिन को 0 दे दिया, फॉन्ट विथ 500 दे दिया, पैराग्राफ भी होगा सब सब मतलब इन्होंने जो दिया वो होगा। अब वो क्या दिया उन्होंने, कैसा दिया उन्होंने, क्या दिया, तो क्या करना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा अपने को। अब देखो, अब देखो मेरे को यहाँ पर अभी एक ग्रिड चाहिए, ग्रिड चाहिए, तो ग्रिड चाहिए, देखो ऐसा 3 कॉलम लेआउट का ग्रिड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 3 कॉलम लेआउट का ग्रिड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये बॉडी क्लास को, और वो कोड भी देता, हाँ 80% लोग कोड भी दे देते हैं। अभी यहाँ पे अपन यहाँ पे ये ला लिए। अब ये जो है ना, मैंने ये बॉडी को P3 क्लास लगाया, M0 लगाया, बॉर्डर 0 लगाया, MD एग्जाम्पल सॉरी बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल क्लास लगाया, बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल रो क्लास लगाया, फिर एक कंटेनर क्लास लगाया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्लास लगाया, एक रो क्लास लगाया, एक कॉलम क्लास लगाया, कॉलम क्लास लगाया, कॉलम क्लास लगाया। ये मैंने लिखा क्या क्लासेस, अभी तक एक भी CSS लिखा क्या मैंने? अब देखो, अब देखो मेरा पेज, 3 कॉलम बन गए, 3 कॉलम लेआउट मेरे वेबसाइट का बन गया, जो अपन ने 3 कॉलम लेआउट देखा था ना अपन ने, ऊपर हेडर, अब इसके ऊपर हेडर भी डाल सकता हो, नीचे वो भी डाल सकता हो। चलो अभी मैं फॉर्म लेता हूँ कोई तो भी, तो अभी बूटस्ट्रैप के थ्रू, चलो एक, एक कुछ और करते हैं। हिस्ट्री में लिखने का काम है सबसे लोग। अब खाली क्लासेस पता होना। अभी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट अकॉर्डियन, अकॉर्डियन सब लोग ने देखा होगा। अकॉर्डियन बोले तो ये देखो, ये इसको बोलते, ये इसको अकॉर्डियन बोलते, बहुत सारी जगह देखा होगा अकॉर्डियन तुमने। ये पूरा HTML और CSS से होता। इसका कोड कॉपी कर लेता मैं, इसके कोड को मैं कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट कर देता, और अब देखता मैं, तो मेरे पेज पे अकॉर्डियन ही आ गया भाई। कुछ ज्यादा लिखा क्या मैंने? साइलिंग गीलिंग के साथ अकॉर्डियन आ गया मेरे पास, होवर इफेक्ट के साथ मेरे पास अकॉर्डियन आ गया। क्या बताऊं? जादू हो रहा क्या? कंपनी में जो मैक्सिमम टाइम बूटस्ट्रैप यूज करता है, हर कोई बूटस्ट्रैप यूज करता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप तुम्हारा पेजेस को रिस्पॉन्सिव कर देता है। अब इसमें भी कैसा है, इतना नहीं है, अब मैंने तुम लोग को इतना पढ़ाया तो कुछ तो भी काम में आना, काम में तो आएगा, क्योंकि तुमको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं तो भी। हाँ वो तो करना चाहिए तुमको, खुद के CSS तो लिखना ही लिखना है, समझ रहे हो, लेकिन ये जो CSS तुम्हारा 80% काम आसान करते, 20 तक का काम तुमको खुद करना पड़ता, खुद के CSS लिख के इनको अपने पेज पे एडजस्ट करना पड़ता। ये जो उन्हें पूरे क्लासेस दे रहा है ना, तो अब तुम बोलोगे ये अकॉर्डियन आइटम कहां से क्लास आई, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। बूटस्ट्रैप बोल रहा एक डिव को अकॉर्डियन आइटम क्लास लगाओ, और उसके अंदर ऐसा H2 को ये क्लास लगाओ, हेडर क्लास लगाओ, और इसको एक आईडी दे दो, तो और इसको कोलैप्स अनकोलैप्स बोल के दे दो, तो मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा। तो मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा, तो मैंने क्या किया, अभी अकॉर्डियन हो गया, मैं कोई और कंपोनेंट लेता हूं। अभी अलर्ट, अलर्ट देखते हैं। अभी बूटस्ट्रैप के पास अलर्ट्स जो तुमको आते हैं ना, अलर्ट्स कि तुमने ये फॉर्म की फील्ड नहीं भरी, या फिर तुमने ये गलत किया, तुम्हारे जो फॉर्म पे अलर्ट्स वगैरह तुमको डालने होते हैं, तो ये देखो अलग अलग टाइप के अलर्ट्स हैं। अब मैं ये अलर्ट्स को कॉपी कर रहा हूँ, एक अलग फाइल बनाता हूँ, इसी में कचरा नहीं करते, alert.html। और पहले मैं ये ऊपर का सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है ऊपर
नहीं, ऊपर के सेक्शन का शॉर्टकट नहीं। हाँ, शॉर्टकट बोले तो ये हैश वाला है ना, ये डाल देना पहले। सिर्फ दो ये लिंक टैग ऐड करना, खाली क्या दिया उन्होंने, लिंक टैग ही तो दिया। ये H1 का बोले थे सर, क्या H1 का? लिखे नहीं क्या कोई H1? हाँ, ये तीन, एक दो ये तीन, बनाना ही पड़ेगा। दो लिंक टैग और एक स्क्रिप्ट टैग डालने का हेड के अंदर, ये तीन चीजें डाल देने का हेड में, खत्म। अब बूटस्ट्रैप आ गया, अब बूटस्ट्रैप आ गया तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाने का, कॉपी करने का बटन भी दिया उन्होंने, और फिर ये अलर्ट के अंदर में बॉडी के अंदर जाके पेस्ट कर रहा हूं। अब अलर्ट क्लास बनाया, अगर सिर्फ मैंने अलर्ट प्राइमरी लिख दिया तो प्राइमरी अलर्ट आ गया, अलर्ट सेकेंडरी लिखा तो सेकेंडरी अलर्ट आ गया, अलर्ट सक्सेस लिखा तो अलर्ट सक्सेस वाला स्टाइलिंग लग गया, अलर्ट डेंजर लिख दिया तो रेड वाला अलर्ट लग गया, अलर्ट वार्निंग लिखा तो वार्निंग वाला अलर्ट लग गया, अलर्ट इन्फो लिखा तो इन्फो लग गया। अब मैं देख रहा हूँ इसको, मतलब तुम इसमें से एक ही चूज करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले प्राइमरी अलर्ट है, ये सेकेंडरी अलर्ट ऐसा दिखेगा, सक्सेस वाला अलर्ट ऐसा दिखेगा, पेज पे कोई एरर आएगा तो डेंजर वाला अलर्ट ऐसा दिखेगा, सिंपल वार्निंग वाला अलर्ट ऐसा है, इन्फो वाला अलर्ट ऐसा है, सिंपल लाइट अलर्ट ऐसा है, डार्क अलर्ट ऐसा है। समझा कैसे हुआ ये पॉसिबल? सिर्फ डिव टैग को मैंने क्या करा, अलर्ट की क्लास लगाया। समझ रहे हो? पेज पे तुम्हारे अलर्ट्स आ गए। अभी मैं तो ये ट्राई करो, अब सब लोग अपने अपने लैपटॉप पर बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई एरर आ रहा है तो बताओ मुझे। सब लोग अपने अपने लैपटॉप पर बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करो, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करो, और अपना पेज को कुछ कोई भी चीजें डालो। हाँ बोलो मुझे। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर, ये जब भी अपन नई फाइल बनाएंगे तो पहले इसको लिंक देना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले अगर तुमको तुम्हारे एप्लीकेशन में या तुम्हारे पेज पे बूटस्ट्रैप को यूज करना है तो उसको लिंक करना पड़ेगा। ये तीन 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 स्क्रिप्ट टैग, लिंक, दो लिंक टैग और स्क्रिप्ट टैग के थ्रू तुमको उसको लिंक करना पड़ेगा, तभी तो सर जाके ये वो लिंक वो क्लासेस मिलेंगे उसको। नहीं तो वो तुम्हारा पेज को अगर तुम ये लिंक नहीं करेंगे तो वो बोलेगा ये अलर्ट कहाँ से मिलू, कहाँ से लू मैं। ये जो नीचे फिर तो अपने डिव में अलर्ट क्लास लिखे अपन, ये बिना लिखे कहाँ से पता चलेगा उसको, कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ चाहिए ना। तो सर ये हर जो पेज पहले पे आप जो भी पेज तुम नया बनाओगे उस पेज पे तुमको ये डालना ही पड़ेगा, मतलब हाँ, हेड टैग के अंदर। तो लिंक कहाँ से कॉपी करना सर? हाँ, ये लिंक कहाँ से कॉपी करना, तो ये लिंक पहले तुम गूगल पे लिखना बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर getbootstrap.com, getbootstrap.com, या गूगल पे तुम जाओ और यहाँ पर बूटस्ट्रैप टाइप करो, बूटस्ट्रैप एंटर करोगे खाली लिख के, तो ये जो पहली वेबसाइट रहेंगी वो बूटस्ट्रैप की रहेंगी, द मोस्ट फेमस। यहाँ पर फिर बाद में यहाँ पर रीड डॉक्स के अंदर जाओ, रीड डॉक्स के अंदर देखो ये क्विक स्टार्ट कैसे करना उन्होंने लिखा हुआ है। तो क्विक स्टार्ट के अंदर से ना जाते हुए तुम क्या करो, क्विक स्टार्ट में जो एक दो ही लिंक है लेकिन वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है वो। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में ब्रेक पॉइंट्स में जाओ या फिर कंटेनर्स के अंदर जाओ, ये कहीं पर भी, सॉरी, या फिर लेफ्ट साइड में ये फॉर्म कंट्रोल में, सॉरी अभी क्या देखा मैंने, अकॉर्डियन देखा ना, हाँ अकॉर्डियन के अंदर जाओ।
अकॉर्डियन के अंदर जाओ और अकॉर्डियन के अंदर जाके अभी देखो, अगर तुम्हारे पास समझो तुम्हारे पास VS कोड नहीं है या लैपटॉप नहीं है और तुमको ये कोड को देखने का है, तो ये स्टैक बिग्स बोल के मैंने जो बोला ऑनलाइन कोड एडिटर है, जैसा VS कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा ओपन हो गया और ये देखो राइट साइड में तुमको पूरा तुम्हारा कोड दिख रहा बराबर। तो ये जो लिंक्स है तुम लोग यहाँ से कॉपी करो, लिंक्स जो है ये यहाँ से कॉपी करो, ये स्टैक बिग से कॉपी करो, स्टैक बिग से कॉपी करो। मैं चैट में भी ये लिंक दे रहा हूँ तुमको डायरेक्टली, मैंने कैसे जाना वहां तक वो भी बताया। ये यहाँ से डायरेक्टली लिंक ले लो, तो स्टैक बिक्स पे जाओ और यहाँ से ये 3 लिंक उठाओ या फिर पूरा कोड उठा दो, कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास। सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे ट्राई करो ये। गया क्या तेरे साथ हो गया, समझ गया, आगे क्या पेज पे। जो मोबाइल पे भी देख सकते हैं तुम लोग।
मोबाइल पे गूगल करो बूटस्ट्रैप, उसके अंदर ग्राफिक्स है तो चलो ग्राफिक्स सबने डाल दिया क्या? क्लास छोड़ दी नहीं नहीं, बॉडी इधर ऊपर डालो 3 लिंक्स, तो 2 लिंक है ना, एक हेडिंग लिंक है एक गेट बूटस्ट्रैप वाली भी लिंक है ना, 3 लिंक है, देखो मैंने वो चैट में भेजा यार। कौन सा आइकन भारी बता रहा? आइकॉन पे या सर वही तो दूसरी वेबसाइट डाला हूं, कौन सी वेबसाइट है? फ्रंट google.com आइकॉन, फोंट, गूगल फोंट्स, हाँ ऐसा फ्रंट फोंट फोंट ऑसम भी है। ये कोई भी एक एग्जांपल में क्लिक कर, अकॉर्डियन के एक एग्जांपल पे क्लिक कर, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे है तुम। सर क्विक स्टार्ट में आ गए, इसके अंदर सर मेटा के नीचे नहीं, क्विक स्टार्ट में से मत लो, उसमें ज्यादा स्टाइलिंग्स नहीं आते। लेफ्ट साइड में आ जाओ, ये जो लेफ्ट साइड है देखो इधर, ये लेफ्ट साइड का सेक्शन गेटिंग स्टार्टेड वगैरह, यहाँ पे नीचे नीचे जाके अकॉर्डियन या अलर्ट में आ जाओ, अलर्ट में आ जाओ, कंपोनेंट्स में अलर्ट में आ जाओ, नीचे जाओ और ये स्टैक बिस का जो है ना, एडिट ऑन स्टैक ब्लिट्स, एडिट ऑन स्लाइड ब्लिट्स, ये जो दिख रहा है आइकन, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमको ये देखो लिंक टैग और ये 3 स्क्रिप्ट टैग, ये ऊपर के बस इतने ही कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल दो, ठीक है? ये 3 लिंक टैग्स डाल दो, 2 लिंक टैग, एक स्क्रिप्ट टैग। अपने पेज पे डाल दो। अब तुम लोग बाकी सब भी चीजें ट्राई कर सकते हो, हाँ, जैसा कि ये मैंने सिर्फ अलर्ट बताया। अभी जैसा कि मेरे को एक फॉर्म बनाना है, मेरे को अगर फॉर्म बनाना है तो ये देखो मेरे पास पूरा ये, अगर तुमको पहले तो लेआउट बनाना है, वेबसाइट का लेआउट बनाना है, तो कंटेनर, सीएसएस ग्रिड, ब्रेक पॉइंट्स डालना, ये सब। अब ना तुमको ना हर चीज का सीखना पड़ेगा कि क्या करे तो क्या होता, भले ही तुम खुद लिख नहीं रहे हो,
लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैंने रो क्लास डाला तो क्या होता, रो क्लास डाला तो क्या होता, कॉलम क्लास डाला तो क्या होता, एक्स वाई जेड क्लास डाला तो क्या होता। तो ये सभी चीजें तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, खुद लोगों को, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हाँ, इधर से तो कौन है, वहां से तो कौन है, वो नेट नेट यानी 12 कॉलम ग्रिड लेआउट कहाँ बताया इसने। हो गया क्या रे सबका। हो गया सभी का। किसी का बाकी है। हो गया क्या यहाँ पर। ओके, तो अभी एक कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो, जो कि ग्रिड लेआउट होता है ना। हाँ,
तो तुम्हारा ये जो ग्रिड या फिर फ्लेक्स बॉक्स वगैरह, जो डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स भी एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, फ्लेक्स लेआउट बोलते हैं उसको। ये सब कॉन्सेप्ट जब तुमको लगे तब भी देख सकते हो तुम लोग। लेकिन जो ग्रिड में ना सिक्स सिक्स रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट सपोर्ट होते हैं। सिक्स रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट बोले तो मतलब, देखो ये सिक्स रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट मतलब तुमको ब्रेक कब करना है, मतलब जो तुम्हारे जो सीएसएस है वो कहां से रिस्पॉन्सिव चाहिए तुमको, तुमको तुम्हारा जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव कहां से चाहिए, कि तुम्हारा जो पेज है वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे चलता क्या क्या तुम्हारा पेज जो है वो स्मॉल डिवाइसेस पे चलता है क्या तुम्हारा पेज मीडियम डिवाइसेस पे चलता है क्या तुम्हारा पेज लार्ज डिवाइसेस पे चलता है क्या, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस तरीके से ये देखो, ये क्लासेस को इनफिक्स दिया हुआ है, मतलब स्मॉल, अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्मॉल तक तुम्हारा बूटस्ट्रैप सपोर्ट करता है। एक्स्ट्रा स्मॉल बोले तो 576 पिक्सल के नीचे वाले जो डिवाइसेस है तब तक, समझ रहा है, जिसकी विड्थ 576 पिक्सल के नीचे है वो सभी डिवाइसेस को एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस बोला जाएगा। 576 से ग्रेटर है तो उसको स्मॉल बोला जाएगा। अगर 768 से ग्रेटर है तो उसको मीडियम मीडियम डिवाइसेस बोला जाएगा। अगर 992 से ग्रेटर है तो लार्ज, 1200 पिक्सल से ग्रेटर है, 1200 पिक्सल से ग्रेटर है तो एक्सेल, 1400 पिक्सल से ग्रेटर है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेशल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, सॉरी। तो ये हो गया, मतलब कि कहां तक तुमको अपना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग एस एम या फिर एम डी या फिर एल जी, ये जो है ये प्रीफिक्स यूज करोगे, ठीक है, अपने क्लासेस के नाम में। दूसरा का दूसरा 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 सबसे मेजर चीज है कि तुम्हारा जो कॉलम्स होते हैं ना, तुम्हारे कॉलम्स, तुम्हारा सबसे पहले तो तुम्हारा पहले एक कंटेनर लेते हो तुम, ठीक है, एक कंटेनर लेते हो। वो कंटेनर जो रहता है वो फ्लूइड कंटेनर जो 100% वीक वगैरह रहेगा, ये अलग अलग टाइप के कंटेनर होते हैं, तुमको हॉरिजेंटल करना है या वर्टिकल करना है। कॉलम एंड रोज रैपिंग आर इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल, देर आर 12 टेम्पलेट कॉलम्स। ये कॉलम कॉलम लेआउट मेरे को समझाना है, लेकिन मेरे को कॉलम लेआउट का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं मिल रहा है। सो कॉलम लेआउट नहीं, बता देता हूँ, चलो। ठीक है, सो अपने पास ना 12 कॉलम लेआउट है, क्या है, 12 कॉलम लेआउट। बूटस्ट्रैप क्या सपोर्ट करता, 12 कॉलम लेआउट। 12 कॉलम लेआउट बोले तो टोटल 12 कॉलम्स रहेंगे तुम्हारे पास, कितने रहेंगे, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये
ठीक है, तो पूरा जो एक रो है वो कॉलम 12 कॉलम लेआउट में डिवाइडेड है। टोटल ऐसे 12 कॉलम लेआउट रहते हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो मतलब मैक्सिमम कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। तो अभी ये देखो, ये एक एग्जांपल में देखो, अभी तुमको एग्जांपल से ही बताना पड़ेगा, नहीं तो और इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग में कॉपी किया था। तो यहाँ पे रो बोले तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है, ये कॉलम लेआउट बहुत जरूरी है, ये मेजर रिस्पॉन्सिवनेस करता है तुम्हारा। मैं ये नीचे का निकाल देता हूँ डिव अकॉर्डियन वाला। हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन ने सबसे पहले कोई भी, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो सबसे पहले क्या लेना पड़ता? कंटेनर लेना पड़ता। कंटेनर बोले तो कि पूरा तुम्हारा एप्लीकेशन ये कंटेनर के अंदर है। तो उन्हें क्या करता है, तुम्हारे वास्ते कंटेनर मतलब उसके बाहर नहीं जाने देता कोई भी चीज को वो कंटेनर के बाहर नहीं जाने देता है। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, पूरे डिव का टेक्स्ट सेंटर कर दो। मतलब जो भी टेक्स्ट रहेगा हमारा, पूरे ये डिव के अंदर जितने भी टेक्स्ट रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? सेंटर में रहेंगे। बाद में मैं क्या बोल रहा, एक डिव लिया मैंने और उसको दिया क्लास रो। तो ये जो डिव यहाँ पे चालू हो रहा और यहाँ पे खत्म हो रहा, मतलब ये इसके अंदर का पूरा क्या है, एक रोमेज बैठना, एक रोमेज बैठना। और फिर बाद में और एक डिव ले रहा मैं यहाँ पे, जहां पे पहला कॉलम ले रहा मैं, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो मैंने क्या किया, एक रो बनाया और 3 कॉलम बनाए अपने पेज पे। समझा ये? किसी को कोई डाउट तो? रो क्लास क्या करती है और कॉलम क्लास क्या करती है, समझा सबको? अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि ये टोटल जो है वो क्या है, 12 कॉलम लेआउट है। अभी 3 ही छुए मैंने और 3 डाला, ये तीनों को वापस कॉपी करके 3 डाला, कितने हो गए? 6 आ गए। इस 6 को और कॉपी करके डाला तो कितने हो गए? 12। अब 12 के बाद को और एक डालता हूं 13, तो वो इसमें बैठने आया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा 13 इसने लिया, लेकिन वो लेआउट में नहीं है, क्योंकि मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसलिए उन्होंने बिठा दिया उसको। नहीं और डालूंगा तो छोटा हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो रहा है वो। लेकिन ये कब तक रिस्पॉन्सिव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब एक्चुअल में क्या है, मेरे स्क्रीन जितना मेरा स्क्रीन वो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो फिटअप कर रहा था। लेकिन अब मैं ना यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे अपन क्या करते, पहले वाले को तो इतना समझो कि ये जो पूरा रहता है ये 12 कॉलम लेआउट रहता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे call-6 लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? call-6 लिख रहा हूँ। पहले कॉलम को क्या बोल रहा हूँ, call-6 दे दो। मतलब 6 कॉलम मैं पहले कॉलम्स को दे रहा, और बाकी के 2 क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे 3-3 में। सॉरी, टोटल 12 है ना? हाँ ये 6 हो जा रहे, ये 3-3 ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 12 कॉलम लेआउट हो जाएगा। अगर मैंने ये नीचे वाले को 4 दे दिया तो 6 और 4 10 दे दिया, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, इसको 2 मिल गए। समझ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास 2 ही कॉलम्स है और मेरे को 50-50 डिवाइड करना है, तो ऊपर को call-6 दूंगा, नीचे को call-6 दूंगा, तो
50-50 में 2 कॉलम डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डैश के बाद लिख रहा हूं मैं अभी अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिव ले रहा हूं मैं एक और उसके अंदर कॉलम लिख रहा हूं और इसको मैं क्लास कॉल दे रहा हूं। अब क्या हो रहा है देखो, ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने 12 कॉलम लेआउट है, वो 12 कॉलम लेआउट के अंदर इसको 6 दे दिया, इसको 6 दे दिया, तो उन्हें नीचे आ गया। वो कॉल क्लास क्या कर रहा था, सबको अपन कॉल 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 लिख रहे थे ना, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव करके पेज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता था। लेकिन अब अपन ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए कि बॉस 12 कॉलम लेआउट है मेरे पास, उसमें से ऊपर की लाइन में मैंने मतलब एक्चुअल में ये उसने खुद ही नीचे भेज दिया उसको। क्यों भेज दिया? क्योंकि उन्हें बोला कि 12 खत्म हो गए मेरे, बराबर। और आइडियली ये अलग से ऐसा लिखना नहीं चाहिए अपन ने, बट अपन ने क्या करना चाहिए, इसको और एक रो बना के लिखना चाहिए। मतलब अगर एक और रो डालना है तो तुम क्या करोगे, एक डिव डालोगे, यहाँ पे क्लास लिखोगे, यहाँ पे रो लिखोगे, और फिर बाद में यहाँ पे कॉलम लिखोगे। और ये कॉलम का मैं बोल रहा हूँ ये कॉलम -6 है, तो नीचे वाले रो में 6 आएगा, ऊपर वाले रो में। अभी अगर मैंने ये इसको मैंने ऊपर डाला तो उन्हें क्या करेंगे, ये जो रो की जो स्पेसिंग गिसिंग है वो नहीं देगा। अभी देखो मैंने देखो यहाँ पे ये ऊपर वाले रो में 6 डाल दिया, और एक 6 का कॉलम डाला, तो उन्होंने क्या करा, ऊपर उसको नीचे एडजस्ट मतलब उसको चिटक के चेक डाला, लेकिन नीचे आ गया वो। क्योंकि क्या होता है, एक रो में कितने हो सकते हैं, खाली 12 हो सकते हैं। 12 कॉलम लेआउट है ये, 12 कॉलम लेआउट है। वो 12 कॉलम लेआउट में सबसे पहले हम लोग ने डिव को एक रो दिया, एंड देन हम लोग ने कॉलम दिया। मैं किसी को 2 दे सकता हूँ, किसी को 2 और 6, 6 और 2 8, 8 और 4 बचा, 8 और 4 12, तो ये ऊपर आ गया। मतलब स्टार्टिंग को 2 मिला, बीच को 6 मिला, और इसको 4 मिला। तो इस तरीके से ये क्या बोलेंगे, ये कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4 हम लोग अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, 12 कॉलम लेआउट बोलते हैं, 12 कॉलम लेआउट बोलते हैं। और ये बूटस्ट्रैप पूरा 12 कॉलम लेआउट पे चलता है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने 1 of 2, 2 of 2 ऐसे सब बताया, अलग अलग रो लेके बताया। अभी देखो ये यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, मैंने क्या किया पहले वाले को बोला, कुछ भी नहीं दिया मैंने पहले वाले को क्या करा, कुछ भी नहीं दिया। तो पहले वाले को कुछ भी नहीं दिया, मतलब कॉल दिया, तो कॉल बोले तो रिस्पॉन्सिव हो गया। दूसरे वाले को 6 दिया, तीसरे वाले को 4 दिया। अब क्या होता है देखो, ऑटोमेटिकली ये 6 और 4, तो उसको कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली 2 लग जाएगा। समझ में आ रहा है ये? अभी ये एग्जाम्पल में देखो, ये एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया, अभी तुमको पढ़ना आना चाहिए बस। अभी उसने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक रो क्लास लिया, ठीक है। सबसे पहले को कॉल दे दिया खाली, मतलब ऑटोमेटिकली, तो उन्हें क्या लेगा, 1 से 3 तक उन्हें ले लेगा। क्यों? क्योंकि बीच वाले को 6 दे दिया मैंने बीच वाले को 6 दिया, तो ऊपर क्या लग गया, 1 of 3, नीचे क्या लग गया, 3 of 3, मतलब तीनों 3 नीचे 3 ऊपर, और ये इसको 2 दे देंगे। ये देखो पहले यहाँ पे 3 गए, यहाँ पे बड़ा हो गया, ये 2 बार 3 3 गए वाले। एक्चुअल में उसने 1 ऑफ, अगर
हाँ ये तो कमेंट है, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। हाँ ये यहाँ पे तुम लोग दे सकते हो 1 2 3 गया इधर, और 3 से क्या गया यहाँ पर, 3 से 9 यहाँ पे गया, और 9 से 12 यहाँ पे गया। ठीक है, तो तुम अपने पेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली कॉलम के लेआउट बनाएंगे। ये कॉलम लेआउट बहुत जरूरी रहते हैं, कॉलम लेआउट बहुत जरूरी रहते हैं। तुम अभी अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी डाल दिए कि ये कब तक सपोर्ट करेंगे, मतलब ये रिस्पॉन्सिवनेस कब तक सपोर्ट करेंगे। एमडी बोले तो मीडियम डिवाइस, एलजी बोले तो लार्ज डिवाइस तक सपोर्ट करना इन्होंने, या कहाँ तक सपोर्ट करना। बाय डिफॉल्ट स्मॉल डिवाइसेस तक, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस तक सपोर्ट रहते। वो ज्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बूटस्ट्रैप 80% काम कर लेता तुम्हारा। अभी ये देखो यहाँ पर भी क्या किया उसने, यहाँ पे एक रो लिया, कॉल 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 दिया, तो अभी इसको ऑटोमेटिकली कितने कितने लगेंगे, 3 3 3 3 लग जाएंगे। 4 है तो 3 3 लगेंगे, पांचवा डाला तो अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, छठा डाला तो अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन मैंने क्या बोला, कॉल 8 पहले को दो, कॉल 4 दूसरे को दो, तो पूरा 8 वाला उन्होंने ले लिया, 4 वाला इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रिड ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट, ग्रिड कॉलम लेआउट। इसमें और बहुत कुछ है, ये तुम लोग कर करके देख सकते हो, और ये स्मॉल लार्ज वगैरह से कंफ्यूज नहीं होने का, वो खुद ही वो मैक्सिमम चीजें कर देता है तुम्हारे लिए। अब ये कॉलम लेआउट हो गया, अभी ना एक टेम्पलेट ही उठा देने का। सर वो एग्जांपल्स हाँ कहाँ पर, ब्लॉक्स के बाजू में एग्जांपल्स। हाँ ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में तुम लोगों को टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। देखो अब मेरे को एक नई वेबसाइट बनाने का है, और मेरे को लगता है मेरे डिजाइन से कि मेरी एक एल्बम की वेबसाइट है, तो ये एल्बम के ऊपर जाने का। अभी देखो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, तो कितना मस्त छोटा होता है, ये रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, ये इसके ऊपर दबाया तो ये ऊपर से निकल रहा है, इसको छोटा करना भाई। ये देखो ये छोटा हो रहा है, तो जैसा मोबाइल में दिखता है तुमको, अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अबाउट, अबाउट ऐसा कैसे डाला है इसने, टेम्पलेट उतना खास नहीं है, दूसरा देखो। अभी तुमको साइन इन पेज चाहिए, समझ लो। ये बूटस्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट, बूटस्ट्रैप ये वाला नेविगेशन बार्स चाहिए तुमको। ये एक नेविगेशन बार है, ये एक अलग नेविगेशन बार है, ऑलवेज एक्सपांडेड। ये एक नेविगेशन बार है, ये स्मॉल है। ये नैव बार के डॉक्स में जाके देखो, ये देखो ये नैव बार है, यहाँ पे नैव बार के डॉक्स में गया मैं। देखो ये ऐसा नेविगेशन बार बनाना है मेरे को, तो मेरे को ये कॉपी करने का, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, nav dash bar डॉट html। अब मेरे को एक भी css लिखने की जरूरत नहीं है, अब मेरे को एक भी css लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट nav बोल के एक चीज अवेलेबल है मेरे पास, प्लस
मेरे को इस 80% काम मेरा बूटस्ट्रैप ने करके दिया हुआ है। ये देखो नेविगेशन बार बन गया मेरा। नैव बार बन गया, नैव बार की जगह कंपनी का नाम डालने का, ड्रॉप डाउन बन गया, सर्च का कर सकते हो तुम, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें तुम लोगों को रेडीमेड मिल गई है, बट पूरा वेबसाइट तुम लोग को रेडीमेड चाहिए। थीम्स भी है यहाँ, अलग अलग थीम्स। अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्लू थीम है बूटस्ट्रैप की, तुम लोग उसकी थीम भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये फीचर्स अलग अलग, आइकन्स, प्राइमरी बटन। अभी तुम लोग जैसे कि फॉर्म, यहाँ पे मतलब ये भी लेफ्ट साइड में जाके एक एक से देखते बैठो तुम लोग। अब फॉर्म्स का ओवरव्यू, बूटस्ट्रैप में फॉर्म कैसे बनाना, फॉर्म कंट्रोल है, सेलेक्ट है, रेंज है, फ्लोटिंग है। अब ये देखो ये ऐसा फॉर्म चाहिए तुमको बूटस्ट्रैप में, तो इसको कॉपी कर लो। तो अभी ये फॉर्म form.html, अभी इसको हैश किया मैंने सबसे पहले, फिर मैंने इसको फॉर्म कॉपी किया मेरा, और अपने जो ये CSS है उसको कॉपी किया, और ये यहाँ पे ये टाइटल को हटा दिया और इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी मेरे एप्लीकेशन पे ये देखो फॉर्म आ गया, ईमेल आ गया, ये आ गया, बहुत बड़ा फॉर्म है ये। तो इसको तुम क्या कर सकते हैं, अभी ये यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को फॉर्म, मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो एक डिव लूंगा मैं। अब ये फॉर्म को अपन क्या करते, कंटेनर में बिठाते। अब ये फॉर्म को अपन पहले तो अपन ये कंटेनर ले लेते अपना। सबसे पहले ना ये देखो कितना खराब दिख रहा है मेरा फॉर्म, मतलब पूरा फॉर्म मेरा बाहर चला जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ये कंटेनर दिया, ये बाकी सब चीजें उड़ा दिया। ठीक है, अभी मैंने देखा तो देखो मेरा ये कॉलम, मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, ये बॉडी की क्लासेस ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिंग लग जाता है, एग्जाम्पल स्टाइलिंग लग जाता है। बॉडी के भी क्लासेस यहाँ पे उठाया मैंने। ठीक है, ये ऊपर थोड़े से कॉलम्स बने मेरे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फॉर्म है ना, मेरा फॉर्म टैग अपन क्या करते हैं, ये बीच वाले सेक्शन में डालते हैं। नहीं, ये लास्ट वाले सेक्शन में डाल दिया मैंने तो। पहले 2 सेक्शन छोड़ देता हूं मैं। देखो ये फॉर्म डिव के अंदर आ गया। चेंज करना है तो CSS किधर लिखेंगे? चेंज करना है तो CSS अपनी खुद की लिखने की। आप हाँ हाँ क्लास डाल के हाँ, अभी अपना क्लास डाल के, जैसे कि यहाँ पे एंड करने का। अब क्या करने का तुमको बताओ। बटन है उसका कलर चेंज करना हाँ, बटन है, उसका कलर चेंज करने का। कहाँ ये बटन, ये देखो ये बटन का, अभी ये बटन और बटन प्राइमरी दो चीजें लिया हुआ है उसने, बटन और बटन प्राइमरी। तो बटन प्राइमरी का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू है। तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो BTN क्लास है ना, ये BTN क्लास को ओवरराइड कर सकते हो।
ओवरराइट करना बोले तो अभी जैसे कि सीएसएस है, कैस्केडिंग है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट सबसे लास्ट में लगेंगी, सबसे पहले क्या लगेंगी, पहले तो इनलाइन लगेंगी, फिर बाद में इंटरनल लगेंगी, फिर बाद में एक्सटर्नल लगेंगी, बराबर, उसमें भी प्रायोरिटी है। तो अगर तुमने तुम्हारा ये जो बटन डॉट बी टी एन डैश प्राइमरी, ये जो क्लास है इसको अपन ने ओवरराइड करे और इसका बैकग्राउंड कलर अपन ने रेड कर दिए, तो अब क्या होगा कि तुम्हारा ये हो गया रेड। तो क्या हो रहा, तुम वो बंदे की 80% सीएसएस तो यूज कर ही पा रहे हो, प्लस तुमको जहां पे ओवरराइड करने का तुम उसका नाम दे दो, ओवरराइड कर दो, समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो सबसे आखिर में लगने वाली है, क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल है वो, और एक्सटर्नल नहीं भी रही तो अपनी भी एक्सटर्नल सबसे पहले लगेंगी। मतलब अगर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं लिखने का है, वैसा यहाँ पे लिखता ही नहीं हूं मैं क्या करता हूँ, फॉर्म डॉट सी एस एस में लिखता हूँ, बराबर। यहाँ पे भी अगर मैंने ये लिखा तो भी मेरी सी एस एस सबसे पहले लगेंगी, समझ रहे हो? यहाँ पे मैं लिंक टैग ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिंक टैग मारता हूँ रेल स्टाइल शीट और href, अभी भी रेड कलर है भले ही मैंने अलग फाइल में डाला। तो सबसे पहले मेरी फाइल जो मैंने कस्टम सीएसएस लिखा हुआ है वो पहले अप्लाई होगा और बाद में एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई होगा, ठीक है? क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या है, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है या एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल है, वो तुमने खुद ने नहीं लिखे है। जो तुम खुद लिखोगे, जो तुम्हारा चेंज करना है या जो तुम खुद लिखोगे, लेकिन सही तरीके से चेंज करना, तो बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे कैसे चेंज करना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है? जैसा कि ये बटन का कलर क्या हो गया, थीम का पार्ट हो गया, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, अलग अलग कलर्स के बटन होते हैं, तो उसको चेंज करने का भी है ना। तो बूटस्ट्रैप ने बताया हुआ है कि कैसे चेंज करना है, तुमको कैसे चेंज करना है, कहां पर बताया है। अब ये फॉर्म टैग के अंदर बटन कहीं और ही है शायद, कहां पर है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल तो अभी ये रीड ओनली, अलग अलग तरीके का फॉर्म कंट्रोल है। सेलेक्ट, सेलेक्ट बोले तो ये ऑप्शंस, मेनू ऑप्शंस, ये ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट बोलते, देखो कितना अच्छा ड्रॉप डाउन दिया उन्होंने। ओपन द साइज, ये देखो ये ओपन दिस, ये इस तरीके से डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। रेंज, रेंज चाहिए तो रेंज का अलग है, ये देखो ये रेंज का, ये बूटस्ट्रैप का मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज, ये देखो ये डिसेबल रेंज, डिसेबल रेंज लेकिन डिसेबल हो गई है। मिन मैथ के साथ, मतलब मिनिमम कितना रेंज देगा, मैक्सिमम कितना रेंज देगा, उसके साथ। फिर बाद में फ्लोटिंग लेबल्स, अकॉर्डियन, अलर्ट, बैजेस, बैजेस बोले तो ये देखो ये न्यू वगैरह लिख के आता ना, ये इसको बैजेस बोलते हैं, ये ऐसे। ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम बोले तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ, मतलब ये ऊपर जो है ना, मैं फाइल के अंदर हूँ क्या, लाइब्रेरी में हूँ क्या, फोल्डर में हूँ, ये सब ब्रेड क्रम है, ये ब्रेड क्रम आ जाएगा। ये बटन्स, अब ये देखो तुमको रेड बटन चाहिए था तो खुद से लिखने की क्या जरूरत है, तुमको रेड चाहिए तो उन्हें बोल रहा है बीटीएन डेंजर लिख दो, तुम्हारे थीम के अकॉर्डिंग। तुमको लिंक चाहिए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुमको, तुम अगर उसका यूज करोगे अच्छा है, तुमको खुद कस्टमाइज करना है तो खुद कस्टमाइज करो। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको बीटीएन, अभी क्या है वो बीटीएन प्राइमरी है, बराबर। पहले तो मैं वो क्लास निकाल देता हूँ, नहीं तो मेरा बिगड़ने वाला है।
ठीक है ना, प्राइमरी नहीं देते अपन। यहाँ पे BTN कहाँ गया अपना बटन, ये बटन प्राइमरी है ना, इसको बटन डेंजर देते हैं। बटन डेंजर देते हैं तो क्या होता है, तो देखो अभी भी तो रेड हुआ हो, बराबर। बटन इन्फो देते हैं, बटन इन डेंजर की जगह बटन इन्फो देते हैं। हाँ क्या नहीं हटाया नहीं, क्या बोल रहा? नहीं वो लगा अभी लिंक कनेक्टेड। हाँ लिंक कनेक्टेड है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे किसके लिए CSS लिखा हुआ है, प्राइमरी के लिए। मैं प्राइमरी लगा रहा, क्या प्राइमरी क्लास अलग है, प्राइमरी लगाऊंगा तो वापस रेडी चाहिए। मैंने डेंजर क्लास लगाया तो मैंने डेंजर क्लास का बैकग्राउंड कलर लिया, मैंने इन्फो क्लास लगाया तो इन्फो क्लास का लिया, ये नहीं लगा रहा मैं अब। तो फिर बाद में हम लोगों का बटन ग्रुपिंग है, ये अलग अलग एक ही ग्रुप, बटन ग्रुप मिडल लेफ्ट और राइट, ऐसा कुछ तो भी ग्रुप बनाने का है तुमको। ये लेफ्ट मिडल राइट अलग अलग कलर का, मिक्स स्टाइल कलर का करना है। तो ये देखो उसने अलग अलग CSS लगाया, मतलब ये लगाएंगे तो क्या होगा, वो लगाएंगे तो क्या होगा। रेडियो बटन, ये देखो ये तीनों में से कोई भी एक ही सेलेक्टेड रहेगा रेडियो बटन का सिनेरियो। फिर कार्ड्स, ये कार्ड्स बहुत यूज होते हैं, मतलब इमेज बनाना है तुमको वगैरह, या फिर तुम्हारा जो फ्लिपकार्ट वगैरह पे रहता है, ये एक कार्ड रहता है जिसमें सबसे ऊपर एक इमेज, बीच में कार्ड और टाइटल और एक बटन, बाय नाउ या ऐड टू कार्ट वगैरह ऐसा बटन। तो ये देखो ये एक क्लास लिख दिया उन्होंने कार्ड, तो ये एक ऐसा कार्ड बन गया। फिर बाद में उन्होंने एक इमेज टैग लिख दिया, उसको कार्ड डैश इमेज डैश टॉप बोल के प्रॉपर्टी लगा दिया। अब उसने यहाँ पे विड्थ जो है यहीं पर इनलाइन CSS दे दिया, तुम दे भी सकते हो नहीं दे सकते हो। विड्थ और हाइट के साथ तो तुमको सब जगह खेलना पड़ेगा, देखो ठीक है। ये देखो इसको देखना है तो ये एडिट इन स्टैटिक भी कर सकते हो, तुम एडिट भी कर सकते हो। ये देखो ये तुम्हारा कोड है, ये तुम्हारा आउटपुट, समझ रहा है। कैरोजल, कैरोजल बहुत यूज होता है। कैरोजल बोले तो क्या है, ये ये कैरोजल फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड, ये पेज पे रहता है ना तुम्हारे मैक्सिमम टाइम। तो जब तुम पोर्टफोलियो बनाओगे ना, तो बूटस्ट्रैप में भी बनाओ एक पोर्टफोलियो, बूटस्ट्रैप में पोर्टफोलियो बनाओ तुम्हारा, अलग अलग इमेजेस तुम एक के बाद एक स्लाइड करके कर रहे हो वगैरह। ये देखो ये, और इसके साथ इंडिकेटर, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड, मैं थर्ड पे डायरेक्ट जा रहा हूँ। सो ये पूरा कॉपी कर लो, ये आ जाएगा कैप्शन के साथ इमेज के साथ पूरा खोले। सेकंड स्लाइड, इसमें 80% तुमको जो लग रहा है ना, इन्हें सब बनाकर दे दिया तुमको इफेक्ट के साथ। क्लोज बटन्स, अभी देखो हर वेबसाइट पे क्लोज बटन रहते हैं, ये डिलीट बटन या क्लोज बटन, ये मिल गया तुमको। फिर बाद में कोलैप्स, कोलैप्स बोले तो ये आ गया, ये बंद हो गया, ये आ गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। ड्रॉप डाउन्स, अलग अलग तरीके के ड्रॉप डाउन्स। ये एक देखो ये लिस्ट, ये एक लिस्ट बनाने का तुमको यूएल टैग की तरह से, यूएल टैग को लिस्ट ग्रुप क्लास दे देने का, और आइटम 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 क्लास दे देने का, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड व्हाइट वगैरह डाल के यूएल टैग को उन्हें और ऑटोमेटिकली डाल देता। एक्टिव करना है, किसी को एक्टिव करना है तो एक्टिव लिख देने का उसके साथ, किसी को डिसेबल करना है लिस्ट के आइटम को तो डिसेबल्ड लिख देने का क्लास के नाम के अंदर। लिंक बनाना है, एक लिंक दूसरे लिंक पे जाना ऐसा बनाना है तो लिंक। फिर बाद में मॉडल, मॉडल बहुत जरूरी है। मॉडल बोले तो जो भी तुम्हारा ऐसा ऊपर आता, पेज के ऊपर आता, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडल। ये देखो ये मॉडल है, ये देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करा, ये देखो ये मॉडल आ गया।
लेके आओ इसको तुम्हारे पेज पे मॉडल को। तो ये इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, तुम्हारे को इंडस्ट्री में मॉडल बहुत यूज होने वाला है। कभी भी डिलीट करने का है, मॉडल डॉट एच टी एम एल, उसको मॉडल बोलते हैं। हैश डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ। फिर मैंने एक बटन बनाया है, और मैं थोड़ा सा ना यहाँ से मेरा मॉडल के अंदर, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। ये तो लॉन्च डेमो मॉडल, देखो इस पे क्लिक करा, तुम्हारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली पूरा, ये मैंने लिखा क्या सीएसएस बैकग्राउंड पीछे का वगैरह सब बूटस्ट्रैप ने करा। खाली मैंने सही तरीके से इसको कॉपी किया और सही तरीके से इसको मॉडल फेड आईडी गिडी ये वो सब लगाया। अब सबसे ऊपर की क्लास को डिव को, और सबसे ज्यादा ये पूरा डिव पेज काम करता, हाँ। मॉडल डायलॉग बोला, मॉडल कंटेंट बोला, मॉडल हेडर स्टाइल बोला, क्लास बोला, मॉडल टाइटल को टाइटल क्लास दिया मैंने, बटन को बटन दिया, क्लास बटन क्लोज दिया। तो ये क्लोज बटन आ गया है यहाँ पे। ऐसे सभी तुम लोग अलग 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 बूटस्ट्रैप के चीजें ट्राई करो, अलग अलग बूटस्ट्रैप की चीजें ट्राई करो, और अपना पेज रिस्पॉन्सिबल। अब ये नेविगेशन बार, ये अलग अलग तरीके से नेविगेशन बार दे दिया तुम लोग को मैंने। ये नेविगेशन, ये देखो ये नेविगेशन बार, ये 3 नेविगेशन बार कितने मस्त है। कोई भी यूज करो और तुम्हारे पेज में अपना खुद का बनाओ। हम्म, अब ये देखो, ये फॉर्म के अंदर उसको उन्होंने क्या किया, पहले 2 को G3 दे दिया, सॉरी फॉर्म नहीं, डिव को क्या दिया, 6 दे दिया, 6 दिया ना। तो क्या हुआ, ये ईमेल ने आधा ले लिया, पासवर्ड ने आधा ले लिया। दूसरे डिव को भी 6 दिया, तो क्या हुआ, कहाँ गया पासवर्ड, कहाँ है। अभी ये देखो ये फॉर्म कैसे बनाया, क्योंकि तुमको फॉर्म बनाना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये जो डिव है पहला उसको 6 दिया, दूसरे को भी 6 दिया, तो ये ईमेल और पासवर्ड बाजू बाजू आ गए। फिर ये देखो ये नेक्स्ट डिव को उसने कॉल 6 सॉरी 12 दे दिया, 12 दे दिया बोले तो एड्रेस ने पूरा ले लिया। बाद में एड्रेस टू लाइन को भी 12 दे दिया, इसलिए उन्होंने पूरा 12 ले लिया। फिर बाद में सिटी को क्या दिया, 6 दिया, और स्टेट को क्या दिया, 40 दिया, और जिप कोड को 2 दिया, तो टोटल 12। तो 12 कॉलम लेआउट है ये, 12 कॉलम लेआउट है ये, और लास्ट को चेक बॉक्स को 12 दे दिया, और फिर साइन इन को भी 12 डिप में दे दिया, कॉलम 12 दे दिया, तो 12 आ गया। समझ रहा है ये, 12 कॉलम लेआउट, बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बूटस्ट्रैप। एमडी बोले तो क्या, ये देखो ये कॉल लिखा मतलब कॉलम है। एमडी बोले तो ये मीडियम साइज की स्क्रीन तक रिस्पॉन्सिव रहेगा, मीडियम साइज के स्क्रीन तक रिस्पॉन्सिव रहेगा। बड़ा कितना भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियम साइज के स्क्रीन तक रिस्पॉन्सिव रहेगा, समझ रहे हो। और फिर बाद में 6 बोले तो उसका लेआउट, उसका लेआउट क्या है। किसी को कोई क्वेश्चंस। 4 बज गए, चलो ठीक है, इसके आगे का कल करेंगे।
सब लोग ये प्रैक्टिस करके रखो, लेकिन घर पे जाके बूटस्ट्रैप डालो और बूटस्ट्रैप में पोर्टफोलियो बनाओ खुद का। ठीक है। व्हिडिओ बघितलं तू 2 दिवसाची? एक बघितलं ते दुसरं काय नाही. इंट्रोडक्शन आणि ते फर्स्ट लेक्चर बघितलं. हा ते दुसरा बोलून काय नाही. एक बघितलं मी तेच. तुम्ही डीसी म्हणून बायनरी वगैरे शिकवलं ते हा. बघितलं मी. नोट्स वगैरह काढ त्याचे, बायनरी वगैरह. बायनरी समजलं का तुला? औषध ते थोडं थोडं और सर हाँ बाइनरी लैंग्वेज क्या काम है सर आपने? तूने पहले लेक्चर अटेंड नहीं करा? नहीं सर आते हैं सर बाइनरी 0 1 0 पहले लेक्चर अटेंड करना, फिर ऐप पे देख, पहले 4-5 लेक्चर समझ में आएगा देखो बाइनरी लैंग्वेज। नहीं सर क्या काम आती है? खाली लिखना होता है। नेक्स्ट वन का नहीं। अरे हाँ